फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिलेश शर्मा और शिक्षार्थ इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका ढेर सारा स्वागत है। ये अपना ही चैनल है जिस पे हम वेरियस एग्जामिनेशन के बारे में बातें करते हैं। तो आज जिस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये कौन सा एग्ज़ाम है? ये है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जेई रिक्रूटमेंट 2019, यानी इसको हम शॉर्ट में SSC भी बोलते हैं। वैसे तो इस एग्ज़ाम के बारे में या फिर इस बोर्ड से यानी SSC से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आजकल बहुत हंसी आती है, बिकॉज इसके एग्ज़ाम का आता पता ही नहीं है कब इसका फॉर्म निकलता है और कब इसका एग्ज़ाम होता है। फॉर एग्जांपल आप सामने देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं SSC जेई रिक्रूटमेंट 2019 की। 20 ख़त्म होने वाला है, अभी खैर आधा ही हुआ है, लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं कोरोना के, हमें लगता नहीं कि ये जल्दी कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं। एग्ज़ाम खैर इनको कोरोना का बहाना मिल गया, इनका एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं होता। फिर भी ये लोग डेट पे डेट चेंज करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने फिर से बच्चों के साथ एक मजाक किया है, डेट चेंज कर दी है। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। मेनली आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले कि SSC कितना बुरा है, बहुत बुरा है, ठीक है। हम ये बात नहीं करने वाले कि SSC के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब बातें हम आपके लिए बात करने वाले हैं। हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको एग्ज़ाम में पढ़ना है, कैसे इसमें टेक्निकल जो एग्ज़ाम है SSC का, इसके बारे में पढ़ना है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों, ये आपका जो है SSC जेई का फुल फॉर्म हो जाएगा जूनियर इंजीनियर। टेक्निकल पोस्ट है, इसमें 3 ब्रांचेस इंक्लूडेड हैं। SSC का फुल फॉर्म ये सब आपको पता ही है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फर्जी बोर्ड, ठीक है। तो देखो डिसिप्लिन कौन कौन से इंक्लूडेड है आपके सामने लिखे हैं। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंक्लूडेड है आपकी, देखिए सिविल इंजीनियरिंग इंक्लूडेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंक्लूडेड है और इंक्लूडेड है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये 3 ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग इंक्लूडेड होती हैं। इसमें और कोई ब्रांच अलाउड नहीं है पेपर देने के लिए। बाकी कितनी पोस्ट निकलती हैं ये चेंज होती रहती हैं। आजकल तो सरकारी जॉब मिलना मुश्किल हो गया है, तो इस तरह के एग्ज़ाम और इंपॉर्टेंट हो गए हैं। पर बात ये एग्ज़ाम तो हो, ठीक है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस हम देखें तो हर एग्ज़ाम की तरह जो आपके सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये एग्ज़ाम आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है इंटरव्यू के हिसाब से, क्योंकि IAS की बात करें, गेट की बात करें, तो इन एग्ज़ाम्स में रिटन के बाद आपका इंटरव्यू होता ही है। पर इसमें प्री और मेंस होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल एग्ज़ाम होता है। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास में डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए इन दोनों ब्रांचेस में, या इस एलाइड ब्रांचेस में, आप जानते हैं। बाकी इस एग्ज़ाम की बात करें 2019 की, तो यार SSC के एडमिट कार्ड जो होते हैं वो एक हफ़्ते पहले आते हैं, और कभी कभी तो ऐसे आते हैं कि एक हफ़्ते पहले आके पता भी नहीं चलता, बोल देते कि अभी नहीं आ रहे, ठीक है। तो लाइकली है कि अगस्त 2020 में आ जाएगा। अभी डेट चेंज कर दी है इन्होंने प्री एग्ज़ाम की। अभी प्री होगा 2019 का, अभी तक प्री भी नहीं हुआ, फिर मेंस होगा, फिर भगवान जाने कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद पता नहीं कब तक ज्वाइनिंग होगी। लेकिन फिर भी क्या करें, बच्चा तो मारा है, सरकारी जॉब का करना तो पड़ेगा। और कोरोना के टाइम में तो आपको और ज़्यादा अच्छे सोच रहे होगे कि यार जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिली होती तो मैं आज कितनी मौज मार रहा होता। तो इसका एग्ज़ाम अब जो डेट आई है इसकी रिसेंट अभी नोटिफिकेशन में इंक्लूड किया गया है 27 से 30 अक्टूबर। बहुत सारे SSC के अलग एग्ज़ाम्स को भी उसमें इंक्लूड किया गया है, तो वो भी आप उसमें देख लेंगे। बाकी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में हम छोटी मोटी बात करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं क्या। तो देखो नेक्स्ट अगर देखें बच्चों पेपर में आता क्या है, तो अगर हम जो आज बात करने वाले हो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम या फिर प्री के बारे में बात करने वाले हैं SSC जेई के, ठीक है। अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं आपको छोटा छोटा हिसाब दे दूं तो आपके पास में जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो हैं बच्चों, वो आपके पास में टोटल 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आपके 100 टेक्निकल होंगे, ठीक है, और 100 नॉन टेक्निकल होंगे। ऑल विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक ही ऑप्शन सही होगा, ज़्यादा ऑप्शन मारोगे गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। 100 टेक्निकल जो होते हैं, टाइम की बात करूँ तो टोटल 2 आवर्स का पेपर होता है, यानी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो 2-2 घंटे का। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटे में ये करो, 1 घंटे में ये करो, जैसे जैसे मन कर रहा है वैसे करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नॉन टेक्निकल आ कैसा रहा है। तो देखो अगर हम बात करें इसमें से जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है 100 क्वेश्चन है, उसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के, जिसमें वेरियस टॉपिक्स हैं आपके, और जिसका मैंने वेटेज भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो उस पर भी बहुत सारा ध्यान आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ जनरल अवेयरनेस में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 मार्क्स के आ रहे हैं, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। ऑनलाइन टेस्ट होता है तो आप आराम से पेपर में दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्या टॉपिक इंक्लूडेड है एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि वो पता होना ज़रूरी है कि क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं।
प्लस मैंने आपके लिए एक अच्छी चीज़ और ये कर दी है कि मैंने आपको वेटेज दे दिया। जो ये वेटेज आपके सामने लिखा हुआ है सामने परसेंटेज में, ये पिछले 10 साल का एक अप्रॉक्सीमेट डेटा है, जिसको मैंने अलग अलग कोचिंग की वीडियोस से, अलग अलग कोचिंग की पीडीएफ से, अलग अलग डेटा से, कुछ क्वेश्चन मैंने खुद देखे हैं और जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से ये डेटा लिया गया है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाली चीज़ है वो है जीके एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या है, जो आपकी रिसेंट न्यूज़ की चीज़ चल रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कृपया करके मेरे प्यारे बच्चों, गलती से भी ये जो फालतू न्यूज़ आती हैं आज तक और इन पे जो भी घटिया न्यूज़ आती है, ये सब ना देखें। इनको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो आजकल दुबे की न्यूज़ चल रही है ना, ये नहीं पूछी जाएगी एग्ज़ाम में। करंट अफेयर्स में जो रिसेंटली अच्छी खबरें चल रही हैं देश को लेके, इंटरनेशनल को लेके, नेशनल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, ये सब इंक्लूडेड है। पर ये मारामारी की जो न्यूज़ आती रहती है कि इसने इसको ख़रीद लिया, उसने इसको ख़रीद लिया, वो सब न्यूज़ नहीं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आप अखबार पढ़ सकते हैं, या फिर आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो अखबार की हेडलाइंस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो न्यूज़ काम के लगे वो पढ़िए। एडिटोरियल ज़रूर पढ़ा कीजिए, उससे आपका माइंड जो है वो थोड़ा ब्रॉडन होता है। तो करंट अफेयर देखो 25 से 26% है, मतलब 1/4 ऑफ द 50 मार्क्स का जो पार्ट है वो जीके या करंट अफेयर से आ रहा है। तो उसकी कुछ मैगजीन्स भी आती हैं जो आपको आपके आसपास कहीं भी मिल जाएंगी, तो उनसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों को इंक्लूड कर दिया जाता है। आज वैसे एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स का पार्ट भी माना जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन, ये सब रिसेंट खबरें में ही आती रहती हैं। पेरिस एग्रीमेंट की COP और ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, ये सब पढ़ा करो, तो इसमें से एग्ज़ाम है। बाकी हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं वो सब के सब आपसे पूछ लेता है, जो भी साइड के हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ कि बहुत हाई लेवल की चीज़ें बच्चों आपसे नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? क्लास 10 तक जितना आपने पढ़ा है सिर्फ उतना ही। जो UPSC लेवल होता है वो भी क्लास 10 तक होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डीपर लेवल में जाता है। ये उतना डीप लेवल में नहीं जाएगा, ये आपका बहुत प्री लेवल का है, बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ता है। जो आपको क्लास में पढ़ा दिया जाए उसको अच्छे से पढ़ो, और कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो जनरली देखा गया है कि टेक्निकल बच्चों की ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से आप हो। दूसरा पार्ट की अगर बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल पार्ट है, जो है GI या जनरल इंटेलिजेंस। वैसे तो इसका नाम एप्टीट्यूड और रीजनिंग होना चाहिए। ये एप्टीट्यूड और रीजनिंग में क्या होता है, मैथ के क्वेश्चंस और थोड़े बहुत इंग्लिश के क्वेश्चंस और थोड़े दिमाग लगा वाले क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। एप्टीट्यूड क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चों को ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, क्योंकि उनको प्लेसमेंट में एप्टीट्यूड देना पड़ता है, कंपनियों में भी एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम होता है। तो ये बहुत अच्छा, मैथ ऑटोमेटिकली अच्छी होती है इंजीनियर्स की, तो ये बच्चे आराम से फोड़ देते हैं। तो ये पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है बच्चों का, और ये पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर पता है तो कर लोगे, नहीं पता तो दिमाग नहीं लड़ा सकते। ठीक है, अगर हम आ जाए अपने टेक्निकल सेक्शन पे, तो बच्चों बहुत ध्यान देना, जो हम नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं, ये आपके सामने आ गया सिविल इंजीनियरिंग। एक बच्चों के मन में बहुत बड़ा ये डाउट होता है कि किसी भी इंजीनियरिंग के टेक्निकल, पहली बात तो कितने क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन और आपके पास में 100 मार्क्स, 1 घंटा 1.25 घंटा का टाइम आप लेके चल सकते हो। लेकिन बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट होता है, जो बच्चे IAS की तैयारी कर रहे होते हैं या गेट की तैयारी करते हैं, उनको पता है कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ाया जाता है या थोड़ा सा बड़ा उसके दिन जितने आर्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा होता है। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत कम पढ़ाई जाती है गेट के लिए, लेकिन उसके 1-2 क्वेश्चन ही, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो ये मान लेते हैं। लेकिन ऐसा आप SSC के लिए बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिकॉज SSC में जो सब्जेक्ट कम पढ़ाए जाएँ उनकी वेटेज भी ज़्यादा हो सकती है, और ये पाया गया है ज़्यादातर। तो आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि SSC में किसी सब्जेक्ट को मैं छोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो वेटेज हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहिए, किसके ज़्यादा क्वेश्चन लगाने चाहिए, और किसके थोड़े बहुत कम क्वेश्चन लगाने से मेरा काम चल जाएगा। पर हम कभी ये हिदायत नहीं दे रहे कि कोई सब्जेक्ट आपको छोड़ के जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत ही छोटा चैप्टर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी चैप्टरों के। लेकिन बिल्डिंग मटेरियल में से अगर तुम देखो तो 22 से 25%, फिर से 1/4 ऑफ द टोटल टेक्निकल पार्ट, यानी 100 में से 1/4 पार्ट, यानी 25 मार्क्स के या आसपास इस चैप्टर से आ रहा है, जो कि बहुत छोटा चैप्टर माना जाता है। ऐसे अगर हम बात करें, जो बच्चे सोचते हैं वो टॉस को, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, RCC को, फ्लूइड मैकेनिक्स को और इन सब्जेक्ट्स को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो बाकी एग्ज़ाम्स में, पर SSC JEE में इनकी परसेंटेज थोड़ी कम है। पर मैं ये नहीं कह रहा बहुत कम है, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन तब भी उनसे ही आ रहे हैं। तो अगर इंक्लूडेड कर दिया जाए इन 4-5 पार्ट को, अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स तक को इंक्लूड कर लूँ, तो ये मान लीजिए आपका लगभग 60% पेपर
कंप्लीट कर रहे हैं। लगभग 60% पेपर आपका यहाँ से आने वाला है। तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, उतना हाई लेवल ऑफ न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ये मैं प्री के बारे में बात कर रहा हूँ, मेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ब्रांच की, वो है आपके सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मेरा खुद की ब्रांच मैकेनिकल है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में बता सकता हूँ, पर मुझे उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद मैकेनिकल से हैं तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। फिर से अगर बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा बड़ा पढ़ाया जाता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, सॉम बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, थर्मो बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, टॉम बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अगर आप वेटेज देखो तो कुछ चीज़ें आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। वो क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है, 30%। सोच रहे हो 30% का मतलब 1/3 पार्ट ऑफ द पेपर वही है। मतलब 100 नंबर का पेपर में से आपके 30 नंबर तो फ्लूइड मैकेनिक्स से आ रहे हैं, उससे ज़्यादा भी कहा सकता है। तो एक अप्रॉक्सीमेट डेटा है ना, तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स से छोड़ नहीं सकते। एक मैं बात और यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो सिविल और मैकेनिकल में कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, इंक्लूडिंग सॉम और ये फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सिविल और मैकेनिकल में जो कॉमन मैंने बताए। अब बात ये है कि कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे OCF होता है, ठीक है। चैनल फ्लो जो होते हैं वो जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में है। लेकिन कभी कभी SSC ऐसा घोटाला कर देता है कि वो सिविल के क्वेश्चन भी मैकेनिकल में डाल देता है। तो उन क्वेश्चन को या तो आप आउट ऑफ सिलेबस मान के छोड़ दो, या फिर आप उनको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट कभी ऐसे सवाल नहीं देते जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं या सिविल के ब्रांच के होते हैं, ठीक है। कभी कभी टॉस से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जेई में, जो कि वो इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। तो आपको पढ़ना सब कुछ है। वो कैसे पता चलेगा, वो इसी बात से पता चलेगा कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं कि नहीं। अगर आपको बात करी जाए तो टॉम कितना ज़्यादा पढ़ा जाता है, थर्मो कितना ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो 100 में से 10 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, 12 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा है, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पावर प्लांट बहुत कम पढ़ाया जाता है, कुछ ही घंटे पढ़ाया जाता है अगर कंपेयर करें हमें उसको बड़े बाकी सब्जेक्ट से। लेकिन उसकी आप वेटेज देखो तो वो उन्हीं के बराबर की वेटेज रखता है जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ से तो ज़्यादा भी रख रहा है, ठीक है। तो धक्का कहाँ लगता है बच्चों को, देखो सॉम बच्चे कर लेते हैं, थर्मो भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, थर्मो अगर नहीं पढ़ी है तो पावर प्लांट नहीं पढ़ पाओगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा यही घाटा है, और सिविल में भी, कि अगर आपने ये टॉपिक नहीं, एक टॉपिक नहीं पढ़ा तो बाकी उससे रिलेटेड टॉपिक नहीं समझ में आएंगे। थर्मो नहीं पढ़ी अगर आपने तो पावर प्लांट उड़ जाएगा आपका, IC उड़ जाएगा आपका, RAC उड़ जाएगा आपका, और HMT थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए बात करें तो टॉम भी बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, पर उसकी वेटेज एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स के पावर प्लांट से भी कम ली गई है। सबसे बड़ा धक्का लगता है यहाँ प्रोडक्शन में। सर पढ़ा के थका देते हैं, इतने महीने चलता है और इतना बड़ा सिलेबस, मटेरियल साइंस, फॉर्मिंग, फॉर्जिंग, ड्राइंग, एक्सट्रूजन, मेटल कटिंग, और भगवान जाने क्या 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 ख़त्म ही नहीं करते। NC सब कुछ घुसेड़ देते हैं, और परसेंटेज देखो इसका तो कितना, 8 to 10%। फिर से बच्चों ये नहीं लेना कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एज़ कम्पेयर टू बाकी के पिछले 10 साल का जो डेटा उठाया गया है उससे तो बहुत कम है। तो प्रोडक्शन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन जब बात आए आखिरी टाइम की प्रैक्टिस की, अभी कितना मुश्किल से 1-2 महीने रह गए, आखिर प्रैक्टिस की बात आए तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा ये ऊपर के 4-5 टॉपिक, क्योंकि ऊपर के 4-5 टॉपिक को अगर तुम मिला दोगे तो 75% या 70% पेपर तो इन्हीं से बन रहा है। एक बात पे मैं यहाँ पे और गौर फरमाना चाहूँगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि गेट और IAS में हैं, लेकिन SSC JEE के सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर सिलेबस में मेंशन नहीं है तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। SSC सबसे बड़ा घोटाले वाला एग्ज़ाम है, लेट एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं, कुछ नहीं, तो वो सब्जेक्ट में भी घोटाला करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वाइब्रेशन, जायरोस्कोप और आपका बैलेंसिंग, ये आपके सिलेबस में नहीं है SSC JEE के, लेकिन यहाँ से धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहे हैं। टॉम का पार्ट होता है, इसमें से खूब क्वेश्चन आते हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं उनसे बोलता भी हूँ क्वेश्चन आए, आप पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देख लो, वाइब्रेशन से क्वेश्चन आए 3-4। सिमिलरली HMT को मैंने यहाँ लिखा है, जबकि SSC JEE के सिलेबस में HMT लिखा ही नहीं, हीट एंड मास ट्रांसफर नहीं। एक पहली बात, मास ट्रांसफर सिलेबस में नहीं होता, वो किसी के नहीं आता। हीट ट्रांसफर टोटल एक सब्जेक्ट का नाम होता है, वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। पर पिछले 4-5 साल के सवाल देखो, भर के 4-4, 5-5, 6-6 सवाल पूछ रखे हैं यहाँ से, 2-3 सवाल, मतलब तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यहाँ से, तो आप छोड़ के नहीं जा सकते इसको। और वो सवाल ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा।
नेक्स्ट बच्चों जो हम इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बहुत ज़्यादा डीप सब्जेक्ट मैं इसको नहीं कहूँगा, पर मतलब थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट तो है। यहाँ पे भी अगर आप कंपेयर करें सिलेबस को तो आपके सामने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो 30 से 32%, कितना ज़्यादा सिलेबस देख रहे हो। अगर मैं 32% की बात करूँ तो लगभग 100 में से 32 क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्किट से, और ये सब इजी हार्ड सब तरह के सर्किट इनको इंक्लूड करता है। इलेक्ट्रिकल मशीन लगभग 24 से 25%, मेजरमेंट जो होता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट 13 से 14%, जिसमें एरर भी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और आपका जनरल ट्रांसमिशन ये जो है ये 11 to 13%, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आपकी 10 to 11%, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 7 to 8% जो सबको आती है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्लास 11-12 की आपने पढ़ी होगी, और इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो बच्चों इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। इलेक्ट्रिकल वालों की वैसे पोस्ट कम निकलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि सरकारी जॉब किसको नहीं चाहिए। खैर जो ये सोचते हैं एसएससी में कम निकलती हैं और दूसरे मैकेनिकल वाले सिविल वाले खुश हो रहे हो, मैकेनिकल वाले तुम्हारी भी ज़्यादा नहीं निकलती, तुम ज़्यादा खुश ना हो। लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों की हाल फिलहाल में बहुत पोस्ट निकली है, BSNL TTA BSNL JEE इतनी पोस्ट निकली थी, धड़ाधड़ भर की पोस्ट निकली थी, ठीक है। तो उनसे कंपटीशन मत करना। आगे अगर हम बात करें तो देखो इस टाइम ना इस एसएससी ने एक बवाल बड़ा मचा रखा है। कैसा बवाल मचा रखा है, ये एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं करवाता है, फिर एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है, CGL CHSL इनके पेपर लीक हो जाते हैं, इनमें घोटाला निकल आता है, फिर कैंसिल होते हैं, पोस्टपोन होते हैं, ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई, 2017-18 वालों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, भगवान जाने क्या है। तो आप लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बड़े कंफ्यूज चल रहे होगे, बहुत आपके मन में थॉट्स आ रहे होंगे, आप खोए होगे, करें ना करें, येस मे बी नो, कचरा चल रहा होगा दिमाग में, और टाइम भी अब कोरोना का टाइम चल रहा है। तो मेरा आपसे बच्चों बस एक यही सुझाव होगा, मेरी बात थोड़ी बहुत मानेंगे तो यही सुझाव होगा कि इस टाइम अपने स्किल डेवलपमेंट में काम करें। देखिए एग्ज़ाम तो किसी का नहीं हो रहा, आपका नहीं, किसी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ कि बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता होगा घर पर रहकर, कभी कभी घर वालों के नज़र में बुरा भी लगता होगा, वह जब आपको देखते होंगे कब तक पड़ा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये टाइम को यूटिलाइज़ करो अपने स्किल डेवलपमेंट में। जो आपके सब्जेक्ट कमज़ोर रह गए थे उनको स्ट्रॉन्ग करो, और जो स्ट्रॉन्ग थे उनको स्ट्रॉन्गर करो, ठीक है। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। देखो इससे अच्छा टाइम कभी नहीं मिलने वाला आपको ज़िंदगी में, जो इस टाइम मिल रहा है अपने आप को अच्छा करने का। तो कृपया करके अपने आप को तैयारी करो। मैं आपको बता देता हूँ कि ये लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आखिरी 1-2 महीने अगर बचे हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, इन पॉइंट्स पे खास ध्यान देना। अगर ये आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं ये लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अगर मैं 1 ईयर की स्ट्रेटेजी होती तो मैं कुछ और बोलता। उसका मैं पूरा एक क्लास में बताता हूँ बच्चों को कि आपको क्या करना चाहिए, कि सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए। पर अभी लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी में क्या क्या इंक्लूड किया है मैंने, देखिए गिव प्रेफरेंस टू सब्जेक्ट्स हैविंग मोर वेटेज। साफ सीधी बात है, आपको वेटेज बता दी है मैंने। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी उनकी चार्ट लो, जितना चार्ट सकते हो, क्योंकि जितना चार्ट लोगे उतना ही वहाँ पर निकाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लो। एसएससी जेईई में क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कभी कभी तो सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूले ज़रूर पढ़ के जाओ। रीजनिंग एप्टीट्यूड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर्स डिप्लोमा वाले बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है, जो मैंने 50 नंबर बताए थे आपको, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि उनकी मैथ अच्छी होती है। तो ये माना जाएगा कि ये हर बच्चा फोड़ के आएगा, क्योंकि एसएससी जेईई का एग्ज़ाम सिर्फ अब डिप्लोमा वाले बच्चे नहीं देते हैं, वो आपके बीटेक वाले बच्चे भी दे रहे हैं, बीई वाले बच्चे भी दे रहे हैं, कुछ तो एमटेक वाले तक भी दे रहे हैं। और अब तो सिचुएशन तो जानते हो, आईईएस की तैयारी करने वाले बच्चे, गेट की तैयारी करने वाले बच्चे सब दे रहे हैं। तो ये एप्टीट्यूड आपको फोड़ना पड़ेगा। अगर 50 में से 50 भी आ जाए ना, तो भी मैं ये नहीं बोलूँगा कम है वो, तो उससे ज़्यादा क्या लाओगे, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 50 में 50 बहुतों के आते हैं, ठीक है। आप कम से कम आप मैक्सिमम टॉपिक इंक्लूड करो जर्नल अवेयरनेस से, करंट अफेयर आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और आप फिजिक्स केमिस्ट्री आपको आती है, आनी ही चाहिए, बायो को भी इंक्लूड करो साथ में उसके। हिस्ट्री पॉलिटी में अगर थोड़ी, वो इकोनॉमिक्स में थोड़ी दिक्कत है तो इनको ऊपर ऊपर से अच्छे से पढ़ के जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना। लेकिन जिनकी वेटेज ज़्यादा है, करंट अफेयर्स आखिरी 1 साल की करंट अफेयर पढ़नी है आपको, आखिरी 1 साल की करंट अफेयर है, ये नहीं एग्ज़ाम से 2 महीने पहले क्या हुआ है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पिछले साल क्या हुआ है, पिछले 1 साल में क्या हुआ है वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स में, डिफेंस में क्या डील हुई है, किस किस के साथ क्या डील हुई, क्या क्या नाम यूज़ किए गए हैं, वो सब पूछा जाएगा वहाँ पे।
कृपया करके किसी एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट ना करें। मॉक टेस्ट दो इस टाइम पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम पे मॉक टेस्ट देना। कृपया करके टाइम वेस्ट ना करें, यही मॉक टेस्ट आपको सिखाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन का टाइम अगले क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। अगर आपने वेस्ट कर दिया तो नहीं हो रहा, छोड़ो, आगे बढ़ो। अगर मौका मिलेगा, वैसे मौका मिलता नहीं तो बाद में करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं किया तो आगे क्वेश्चन ज़रूर छूटे जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चन में पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो तुम्हें लगे कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये हर एग्ज़ाम की बात है यार। क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखो, अगर हो रहा है अच्छी बात है, नहीं सॉल्व करने का मन कर रहा है तो करो उसको उस टाइम पे। अगर नहीं हो रहा तो छोड़ो, आगे बढ़ो, रुको मत कि अरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो वापस लगने का कोई फ़ायदा नहीं है उस पर। और जो लगे कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी ऊपर से देखो, ठीक है, अच्छा ये लग रहा है करो तो करो, अगला दिख रहा है कि नहीं होगा तो थोड़ी देर उसको छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अगर हम बात करें ऑनलाइन टेस्ट और एवेल्यूएशन अपना करना ज़रूरी है बच्चों, बहुत ज़्यादा। अगर नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा तुम गलती कहाँ कर रहे हो, क्या कमी छूट रही है, उस पर ध्यान दो। आखिरी महीने में बहुत बच्चे बहुत ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है। अपनी मिस्टेक करो और कोशिश करो कि गलती से भी उनको मत रिपीट करो। अगर ऐसा कर लोगे तो पक्का आप मेरी तरह एक विक्ट्री हासिल कर लोगे। खैर ये गेम की फ़ोटो है, आप गेम नहीं खेल रहे हो, पर अगर आप खुशी खुशी एग्ज़ाम का पेपर दो, ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। बात करेंगे यार, देखो ये थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है कोरोना का, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार माननी है। नेवर लूज ऑफ फेलियर इन एग्ज़ाम डज नॉट इम्प्लाई फेलियर इन लाइफ। आप हार जाओगे लाइफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई एग्ज़ाम नहीं, ऐसे एग्ज़ाम के बहुत पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे अपनी लाइफ में। बस स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप लर्निंग। मे बी यू डो नॉट सक्सीड इन वन अटैम्प्ट बट वन डे यू विल बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री में वो याद नहीं किया जाता कि जो कभी हमेशा सक्सेसफुल हुआ है। हिस्ट्री में वो याद किया जाता है जो बहुत बार फेल हुआ है और आखिरी में उसने फेलियर से अपने आप को सीखा और आखिरी में वो जीत गया। मोहम्मद गौरी की स्टोरी सुनी है ना, कि 17 बार वो लड़ाई करता है, वैसे 17 बार नहीं करता, पर जितनी बार भी लड़ाई करता है पर हर बार हारता है, और उसको एक मौका मिलता है पृथ्वीराज चौहान को मारने का, वो मार देता है, ठीक है। तो इसी तरह से, और बाकी शिक्षार्थ इंडिया आपके साथ है हमेशा, और आपके किसी भी जगह कोई दिक्कत हो तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और सूरज सर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको फेलियर और सक्सेस में बच्चों बस एक उछाल का फ़र्क है, सिर्फ एक उछाल का फ़र्क है। और जो बंदा इस टाइम मेहनत कर लेगा, जो अपनी बेस्ट मेहनत कर लेगा इस टाइम पे, उस फेलियर से बढ़ के सक्सेस पे पहुंच जाएगा और विक्ट्री विल बी योर्स। जिस दिन तमगा मिलेगा ना बेटा, मुझे याद करना, ठीक है। बड़ा मज़ा आता है बच्चे जब मुझे बताते हैं एग्ज़ाम के बाद कि सर हमारा सिलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही बात करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी कांटेक्ट करना है, किसी बारे में बात करनी है, कोई भी टेंशन हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। मेरा नाम है अखिलेश शर्मा और मैं एसएससी जेईई के लिए टेक्निकल एग्जाम के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टी हूँ, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उसके लिए कभी कॉन्टैक्ट करोगे तो बात करेंगे। और सूरज सोनी सर हैं, ये भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ये भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी हैं और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो शिक्षार्थ इंडिया विशेष यू वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। अच्छे से जियो, खुश रहो। ये टाइम जो फैमिली के साथ रहने का मिल रहा है शायद वापस कभी ना मिले, तो उसको अच्छे से जियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वी प्रे दैट यू गेट इनफ स्ट्रेंथ टू प्रिवेंट योरसेल्फ अगेंस्ट कोविड-19। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगेन। शबा खैर।